India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. वही कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के क्यूआर कोड निर्देश की जांच करने से इनकार किया है। होटलों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नेम प्लेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश जो है उस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद चालाकी से कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश जारी किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का ये आदेश एक विभाजनकारी पहल है, क्योंकि यात्रा के दौरान खास लोगों को बहिष्कृत करना, जैसे कि ये लोग अछूत हो या अनुच्छेद 19(1), 14 और 8 का उल्लंघन है। ऐसा करना कानूनी द्वेष को परिभाषित करता है। साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि वेंकट रमन के मामले में ये माना गया है कि जब आप किसी छिपे उद्देश्य के लिए कोई विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये कानूनी द्वेष के बराबर होता है। सिंघवी ने कहा है कि हमारा मुद्दा व्यक्तिगत पहचान की राजनीति का है। हमें प्रतिष्ठान के नाम, साथ ही सफाई की दुकान के मेनू कार्ड को लेकर कोई समस्या नहीं है। जस्टिस सुंदरेश ने कहा है कि जब आप किसी ऐसे होटल में जाते हैं जहां पर मांसाहारी परोसा जाता है और शाकाहारी परोसा जाता है तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऐसे होटल में नहीं जाना चाहते हैं जहां दोनों ना परोसा जाए, ऐसे में क्या? सिंघवी ने कहा है कि कोई समस्या नहीं है। आप मेनू पढ़ते हैं और पता चल जाएगा कि होटल मांसाहार शाकाहार दोनों देता है। जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि दुकान का लाइसेंस कैसे प्राप्त किया गया है? क्या होटल को शाकाहारी मांसाहारी या दोनों के रूप में दिखाना होता है? सिंघवी ने कहा लाइसेंस धारी को नोटिस लगाना होगा। खाद्य व्यवसाय को अपने लाइसेंस की सही प्रति लगानी होती है। और सिंघवी ने कहा है कि दुकान के सामने स्पष्ट होता है कि न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है, हमें बताया गया है कि आज यात्रा का आखिरी दिन है और साथ ही साथ किसी भी मामले में ये निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। इसीलिए इस स्तर पर हम केवल एक आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिकों को लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह क्यूआर कोड निर्देशों की वैधता पर विचार नहीं करेगा, लेकिन होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश कानून के अनुसार है और इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आज जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जो रेगुलेशंस के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लाइसेंस इशू किया गया है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया गया है। लिहाजा कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट और पेटिशनर्स के जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करते हुए आज का आदेश है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है बिल्कुल कानून सम्मत है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है बहुत स्पष्ट है। क्यूआर पे उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। क्यूआर पर जो पेटिशनर्स थे उनका बार बार था कि उस पर भी आदेश कुछ पारित होना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ जो डिस्प्ले
नेम डिस्प्ले की जगह उन्होंने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस को डिस्प्ले करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी को भी सरकारी, जी हाँ बता दें आपको कि सरकारी आवास पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने एक पूर्व विधायक को सरकारी बंगला खाली करने और 20 लाख रुपए का किराया देने का निर्देश दिया है। ये मामला एक पूर्व विधायक का है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकारी बंगले पर कब्जा बनाए रखा था। पूर्व विधायक जो है बता दें आपको कि उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था और उन्हें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने का अवसर नहीं मिला। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि पूर्व विधायक को सरकारी बंगला खाली करना होगा और उन्हें 20 लाख रुपए का किराया देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखना एक विशेषाधिकार है, ना कि अधिकार। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व विधायक ने सरकारी बंगले पर कब्जा बनाए रखने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी आवास का उपयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। अब पूर्व विधायक को सरकारी बंगला खाली करना होगा और 20 लाख रुपए का किराया देना होगा। बता दें कि यह फैसला सरकारी आवास के उपयोग और कब्जे के संबंध में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि जिसमें उन्होंने अपने भतीजे विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका को चुनौती दी थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान लाइसेंस पीरियड के दौरान यानी कि उनके नियमों का उल्लंघन किया था। भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रचार किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस आधार पर विजय बघेल ने भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता विजय बघेल छत्तीसगढ़ जाकर याचिका जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जाकर याचिका विचारणीयता को प्राथमिकता सवाल के रूप में उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है। बता दें कि अब अगला चरण हाईकोर्ट में तय होगा। वहीं मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मामले के अंदर बरी किए गए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र एटीएस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। सीजीआई की जो बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मामले पर आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई की जरूरत है। सीजीआई ने कहा कि गुरुवार को मामले पर सुनवाई की जाएगी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बताया जा रहा है कि 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें से 5 आरोपियों की मौत की सजा और साथ ही साथ 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला जो है बताया जा रहा है कि जनता को एक भ्रामक समाधान देता है, जबकि वास्तविक खतरा अभी भी बड़ा है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम विस्फोटों में 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह है। कोर्ट ने कहा कि अधिकांश चश्मदीद गवाहों को विस्फोट किया गया था। मतलब ये कि गवाहों को के 100 दिन बाद दर्ज
इस मामले को किया गया। विस्फोट के 100 दिन बाद जी आपको बता दें कि दर्ज किया गया था, जबकि परीक्षण पहचान परेड लगभग 4 महीने की देरी से आयोजित की गई थी। इसी देरी ने पहचान की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की आलोचना की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण गवाहों को नहीं बुलाया, जिनमें से एक घायल ट्रेन यात्री था जिसने विस्फोट के तुरंत बाद संदिग्धों के स्केच बनाने में पुलिस की मदद की थी। कोर्ट ने पाया कि पहचान परेड को एक विशेष कार्यकारी अधिकारी आयोजित किया गया था, जिसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई थी। इसीलिए कोर्ट ने इन परेड के माध्यम से आरोपियों की पहचान को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने 11 आरोपियों के स्वीकारोक्ति को अमान्य करार दिया, जो कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का मुख्य हिस्सा था। कोर्ट ने पाया कि कई टिप्पणियों में समान शब्दों और आरोपियों के नामों के क्रम में समानता थी, जो उनकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती है। कोर्ट ने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी और उसके भंडारण में गंभीर खामियां पाई है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध के वास्तविक अपराधी को दंडित करना एक ठोस और आवश्यक कदम है, लेकिन एक मामले को हल करने का एक झूठा प्रदर्शन करके जनता को एक भ्रामक समाधान देना सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है और समाज को गलत तरीके से आश्वस्त करता है, जबकि वास्तविक खतरा अभी भी बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्हों के साथ तिरंगे झंडे के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि ऐसी प्रथाएं स्वतंत्रता से पहले से मौजूद थी और एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर कर ये आरोप लगाया था कि कुछ राजनीतिक दल, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है, अपने चुनाव चिन्हों के साथ राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी प्रथाएं स्वतंत्रता से पहले से मौजूद थी। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब राजनीतिक दल तिरंगा झंडा अपने चुनाव चिन्हों के साथ उपयोग करना जारी रख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने के लिए लाए गए 2019 के कानून पर अमल सुरक्षित करने की मांग के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें आपको कि जस्टिस PS नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दाखिल याचिका पर नोटिस जारी कर सुनवाई को अगले हफ्ते तक तय कर दी है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका का समर्थन करते हुए कहा है कि नियुक्तियों के हिस्से पर रोक लगा गई थी, उस पर नियुक्ति करने का अदालत जो है स्पष्ट आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि कानून पर कोर्ट की ओर से रोक न होने के बावजूद राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले सालों में निकाली गई वैकेंसी में से 13% पदों को होल्ड बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि होल्ड कर रखा है और साथ ही साथ याचिका में मांग की गई है कि उन पदों पर कानून के मुताबिक यानी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही भर्ती की जाए। साथ ही याचिका में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 27% आरक्षण पर रोक हटाने की मांग की गई है। दरअसल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का कानून लागू किया था, लेकिन 4 मई 2022 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर सरकार के 27% के आरक्षण की बजाय 14% ही आरक्षण देने को आदेश दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के आरक्षण से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
वहीं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 199 करोड़ रुपए के कर निर्धारण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि कांग्रेस ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करने की है और साथ ही नगद दान की सीमा का उल्लंघन किया है, जिन्हें धारा 13A के तहत कर छूट से वंचित होना पड़ा। आकलन वर्ष 2018 से 19 के लिए कांग्रेस की कुल प्रतियां 199.15 करोड़ रुपए थी, जबकि व्यय 197.43 करोड़ रुपए था। इससे 1.71 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाया गया था। आयकर विभाग ने कांग्रेस के कर छूट के दावे को खारिज कर दिया और पूरी राशि प्राप्त कर ली। बता दें आपको कि इस पूरी राशि पर कर लगाया गया। ITAT ने अपने फैसले में कहा है कि कांग्रेस ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का उल्लंघन किया और नकद दान की सीमा का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें कर छूट से वंचित होना पड़ा। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का तर्क कि धारा 139(4) के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है, इस मामले में लागू नहीं होता है। धारा 13A के तहत कर छूट के लिए राजनीतिक दलों को निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से ज्यादा के दान केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त करने होंगे। राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं, दरअसल ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या CRPC में ऑर्डर 41 रूल 4 क्या होता है। कभी सोचा है क्या एक इंसान पूरे ग्रुप के लिए कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकता है? बस वही बताता है ऑर्डर 41 रूल 4 ऑफ CPC। मान लीजिए कोर्ट में 5 लोगों के अगेंस्ट सेम जजमेंट दिया। अगर सिर्फ एक व्यक्ति उस फैसले को चैलेंज करना चाहता है तो सबके बिहाफ में अपील कर सकता है। बस शर्त यह है कि सब पर फैसला एक जैसे ग्राउंड पर हुआ हो, सबका इंटरेस्ट सेम हो। ये रूल उन केसेस में काम आता है जब सब लोग अपील नहीं करना चाहते या अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी उस अपील का फायदा चाहते हैं। कोर्ट की परमिशन से बाकी लोग परफॉर्मर रिस्पोंडेंट्स बनाया जा सकता है जो एक्टिवली केसेस में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ अपील फाइल करते वक्त ही अप्लाई होता है। अगर सब मिलकर अपील करें और केसेस के दौरान किसी एक की डेथ हो जाए तो उस रूल का यूज नहीं हो सकता। उस केस में ऑर्डर 22 लगेगा और लीगल ईयर्स का टाइमली सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, नहीं तो अपील खत्म हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.